कि आपने पिछले एक पखवाड़े में जितना कुछ कहा है, अगर उनमें से 1% भी हम जैसे लोगों या किसी और ने कहा होता तो वो जेल में होता। उसके खिलाफ मानहानि के मुकदमे हो चुके होते, देश भर में पता नहीं कहाँ कहाँ मुकदमे हो चुके होते, उनके सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म ब्लॉक कर दिए गए होते, उसकी आवाज़ बंद कर दी गई होती। लेकिन मधु किश्वर जी का कुछ नहीं हुआ। नहीं, आपको गलत फहमी है, बहुत गलत फहमी है। क्योंकि मैं हाय तौबा नहीं करती, क्योंकि मैं विक्टिम कार्ड नहीं खेलती। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि इससे पहले पिछले कई वर्षों में मेरे पे बहुत केस हुए हैं और भाजपा रूल्ड स्टेट्स में ही। क्या उनकी कहानी पहले शुरू कर दें? सुनना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए। अवश्य। क्योंकि किसी भी कांग्रेस रूल्ड स्टेट में मेरे खिलाफ कोई केस नहीं दर्ज हुआ। अब उदाहरण के लिए एक बहुत ही खतरनाक केस था जो 2017-18 के आसपास JNK में, जब PDP और BJP की गठबंधन सरकार थी, तब मेरे खिलाफ मानहानि का क्रिमिनल केस दर्ज हुआ। वो फाइनेंशियल मानहानि नहीं बात कर रहे थे कि 5 करोड़ का मुकदमा करें, सिविल नहीं, सीधा क्रिमिनल। यही नहीं, तुरंत वारंट आते हैं, मुझे कोर्ट से सम्मन नहीं आते श्रीनगर से। और क्योंकि उस वक्त मेरी ताज़ी ब्रेन सर्जरी हुई थी, बहुत बड़ा ट्यूमर था, डायग्नोज हुआ था, मेदांता में 6-7 घंटे लंबी मेरी सर्जरी हुई थी। तो मुझे कहा गया था कि आपको नहीं जाना है 3-4 महीने घर से बाहर, क्योंकि इन्फेक्शन होने का डर होता है। और एक बार वो इन्फेक्शन हो जाए ब्रेन में, जहाँ पे बहुत नाजुक परिस्थिति होती है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे परिस्थिति में मेरे को एकाएक समन्स नहीं आते, मुझे वारंट आते। उसका इतिहास क्या है? अब बीजेपी और PDP की मिली जुली सरकार है और मुफ्ती परिवार को मैं बहुत करीब से जानती थी, और भाजपा की है तो सब लोग सोचते थे कि मधु किश्वर के तो मुरीद होंगे। ना, क्योंकि 2014 से अब मैंने सारा इतिहास डाउनलोड किया है, और आज जो मैंने इंटरव्यू दी है 2-2.5 घंटे की एक चैनल के साथ, उसमें जो तथ्य मैंने पेश किए आप दंग रह जाएंगे सुन के, कि माँ बहन की गंदी गालियां कुत्ती रंडी से शुरू होके मिनिमम 2014 से मेरे को दी जा रही थी। इसलिए नहीं कि मैंने कोई अपराध किया था या मैंने ऐसे कोई काम किए थे, केवल इसलिए क्योंकि मोदी जी की पॉलिसीज पर देश और धर्म के विरोध में जब कोई काम करते थे तो मैं जरूर सवालिया निशान लगा के मुखातिब होती थी उन्हें। और उसके बाद मोदी जी की तो फितरत आप जानते ही हैं, सिर्फ मैं हाय तौबा नहीं मचाती। यही बरखा दत्त के साथ हुआ होता जो मेरे साथ हुआ है, तो उसने दुहाई इतनी मचानी थी और बहुत से और भी, है ना। मैंने कभी विक्टिम कार्ड वो खेला ही नहीं। अब सुनिए ये कहानी क्या है, ये कहानी क्यों हुई, ये वाला केस। इसके अलावा कहीं अभी भी बेंगलोर में एक चल रहा है जो अमित मालविया ने मेरे खिलाफ दिलवाया है। 3 साल से मैं लड़ रही हूँ चुपचाप, बिल्कुल। कश्मीर का केस बताते हैं क्योंकि ये जानलेवा हो सकता था। इस केस की कहानी यूँ है कि मैं कश्मीर से, क्योंकि मेरा वास्ता रहा, वहाँ के सभी सेपरेटिस्ट ग्रुप्स के साथ, मेन स्ट्रीम पार्टीज के साथ मेरा एंगेजमेंट रहा, जैसा खालिस्तानियों के साथ, माओवादियों के साथ मैं खुल के सबसे मिलती हूँ, सबकी बात सुनती हूँ। तो राइजिंग कश्मीर नाम का जो एक अखबार सेपरेटिस्ट ही कहा जा सकता है, प्रो पाकिस्तानी रहा है, शुजात बुखारी उसके एडिटर होते थे। और मैं जानती भी थी, हमारा संवाद तो था एक किस्म का, मैं ये नहीं कहूँगी, मेरे मित्र थे। और महबूबा मुफ्ती के डाइवोर्स्ड पति ने एक ट्वीट लिखा। उस ट्वीट में कहा कि भाजपा सरकार यानी मोदी सरकार ने एक एडिटर को 22 करोड़ रुपया अंडर द टेबल दिया है। तो मैंने उसके जवाब में लिखा कि ये एक एडिटर क्यों कह रहे हो, तुम भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ, शुजात बुखारी को दिया है। और ये अंडर द टेबल नहीं, ओवर द टेबल भी बहुत ले चुके हैं। और ये सेंटेंस लिख दिया कि
पैसा भारत सरकार से लेते हैं, इंडियन टैक्स पेयर का, लेकिन गाना पाकिस्तान की धुन पे गाते हैं। ये मैंने लिख दिया, सच भी था। अब इस पर शुजात बुखारी का मुझे लीगल नोटिस आता है कि माफ़ी मांगिए, आपने मानहानि की है। तो मैंने कहा बिल्कुल नहीं, आप तथ्यों के आधार पर क्या इसको नकार सकते हो? चलो 22 करोड़ की बात छोड़ो, मैंने जवाब में ये लिखा, ये 22 करोड़ की न भी हम गिनती करें, क्या ये सच नहीं है कि आपको 2 मकान मिले हुए हैं, ऑफिस स्पेस मिला हुआ है मुफ्त में, आपको फलां दी गई हैं सुविधाएं, आपको सिक्योरिटी भारत सरकार ने दी है? क्या ये सच नहीं है कि आप DAVP के इश्तिहार हायर रेट पे आपको मिले? ये पूरा डेलीगेशन लेके आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गए थे, तो भारत सरकार के पैसे से आपका अखबार चलता है। वैसे तो फटीचर सा है, कोई उसकी सर्कुलेशन तो खास है नहीं, फिर भी इतने लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति आपको मुफ्त में मिली हुई है। मिनिस्टीरियल स्टाइल आपको घर मिले हुए हैं, मतलब ज़मीन भी मिली हुई है, ऑफिस की भी स्पेस मिली हुई है, और उसके बावजूद आप प्रिटेंड करते हो कि आप इंडिपेंडेंट पत्रकार हो। मैंने मानुषी चलाई, ये कहा था सरकारी ग्रांट नहीं लेंगे, विदेशी ग्रांट नहीं लेंगे, नहीं ली तो नहीं ली। मुझे ऑफर हुए बंगले एशियाड विलेज में, उन दिनों एजुकेशन सेक्रेटरी थे अनिल बोडिया, उन्होंने बहुत आग्रह किया कि तुम क्या फटीचर से एक रेल रोड अपार्टमेंट में रहती हो, तुम जैसों को मिल सकता है, हमारे पास है, मैं देना चाहता हूँ। मैंने कहा नहीं, फिर मैं पत्रकारिता, मैं तो प्रोफेसर हूँ वैसे, मैं तो पत्रकारिता से पैसा कभी नहीं कमाया। ये मेरा प्रण था कि मेरी लेखनी तभी इंडिपेंडेंट रहेगी जब मैं पत्रकारिता से मुझे पैसे नहीं कमाने, तो इसलिए मैं लेक्चरर की नौकरी से शुरुआत करके फिर प्रोफेसर बनी वगैरह। तो उन दिनों भी बहुत कम साधन थे, उन दिनों बहुत टीचर से नौकरी हुआ करती थी लेक्चरर की, तो मैंने तब भी मना किया। हालांकि क्या 1000 रुपये 900 रुपये के फ्लैट में रहती थी मैं लाजपत नगर में, छोटा सा रेल रोड के साथ। तो मैं ये कह रही हूँ कि उनको ये सब मिला, फिर भी वो नौटंकी कर रहे थे। तो मैंने कहा मैं तो माफ़ी नहीं मांगूंगी, क्या ये सच नहीं है? उन्होंने इसके जवाब में मुझे तुरंत कश्मीर की श्रीनगर की अदालत से वारंट भिजवाया पेशी होने का। अब क्योंकि उस वक़्त मेरी सर्जरी हुई थी, तो मैंने यहाँ से, मेरे वकील रवि शर्मा बहुत काबिल क्रिमिनल लॉयर हैं, तो मैंने उन्हें आग्रह किया, वो मेरी तरफ से पेश हुए और कहा कि ये मेडिकल सर्टिफिकेट है, वैसे भी सीनियर सिटीज़न है, महिला है, और कानून कहता है कि किसी सीनियर सिटीज़न और महिला को, और विशेषकर जब वो बीमार रही हो और इतनी बड़ी सर्जरी हो, तो आप पेशी के लिए इंसिस्ट नहीं कर सकते। मैं आया हूँ एंड शी विल फुल्ली कोऑपरेट विद यू। अब वो जज जो हैं श्रीनगर के, तो आप जानते हैं आधे से ज़्यादा जिहादी है। वहाँ तो कितनी बार बार एसोसिएशन ने पाकिस्तान के सेसेशन की रेजोल्यूशन भी पास की हुई है। तो उन्होंने, जज साहिब ने, या साहिबा थी शायद, नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट। अब जब उन्होंने नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट मेरे खिलाफ भेजे, भाजपा सरकार है माइंड यू, PDP और भाजपा, और केंद्र में भी बीजेपी है। हाँ, केंद्र में भी बीजेपी है। तब तक इतना मुझे नहीं ज्ञान था कि इनकी मिली भगत है। इन्होंने चुप कराने की मुझे बहुत कोशिश की। अब क्या होता है कि मुझे, क्योंकि मेरे काफ़ी मित्र रहे हैं कश्मीर में और वेल विशर्स भी रहे हैं, तो उन्होंने भी मुझे फ़ोन करके कहा, मधु यहाँ मत आना, ये फ्लैश मॉब्स आते हैं ना पथराव करने, तुम आओगी कोर्ट में भी ये आपको फ्लैश मॉब से पथराव करके आर पार कर देंगे या तुम्हें अरेस्ट कर देंगे। तो ये शब्द भी वहाँ से किसी ने कहा। तो जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जेल में हाल हुआ था, ये हो सकता है, मत आना। खैर, दादागिरी से तो मैं डरती नहीं हूँ, तो मैंने ये तय कर लिया कि कुछ भी कर लें, इनकी अदालत में तो मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट इशू करना ऐसे में, जबकि आपने समन नहीं किया, मेरी सबमिशंस नहीं सुनी, मेरा वकील आपके सामने खड़ा है और उसके पास पूरा रिस्पॉन्स है, आपने नहीं सुनी, तो मैंने कहा कुछ भी कर लो, तुम्हारी कोर्ट में तो नहीं आऊंगी।
तो मैंने फिर जम्मू में याचिका डाली कि वहां जाने में मेरी जान को खतरा भी है, और ये बहुत जज साहिबा जो हैं ये बहुत लॉलेस ऑर्डर कर रही हैं, तो इनकी कोर्ट में मैंने नहीं जाना, तो आप कृपया यहाँ पे इसको ट्रांसफर कीजिए। जो भी कारण रहे होंगे, JNK में महबूबा मुफ्ती का राज था और बीजेपी का राज था, और जो वकील भी थे वो भाजपा से और कांग्रेस से जुड़े हुए वगैरह वगैरह थे, पर फिर भी वहाँ मुझे वो रिलीफ नहीं मिला कि जम्मू में सुनवाई हो जाए। तो मैंने दिल्ली में हाई कोर्ट में याचिका डाली कि मेरे लिए जाना ठीक नहीं, और ये लॉलेस ऑर्डर है, मैं पूरी तरह कोऑपरेट कर रही हूँ और मैं वापस नहीं ले रही हूँ अपनी स्टेटमेंट, और मैं इन्हें प्रूव करने को कह रही हूँ कि ये चीज़ें इन्होंने नियामतें नहीं ली हैं भारत सरकार से, और फिर भी दावा करते हैं इंडिपेंडेंट होने का, और लेफ्टिस्ट के बहुत चहेते थे। अब होता क्या है कि दिल्ली में मेरी याचिका, कपिल सिब्बल मेरे लिए अपीयर हुए फ्री ऑफ चार्ज, हमारे यूनिवर्सिटी के दिनों से मित्र रहे, केवल उस आधार पर, इसलिए नहीं कि मेरा कांग्रेस से कोई लेन देन है। और उसके साथ जब वो नहीं अवेलेबल थे तो महेश जेठमलानी हुए। तो इन दोनों ने इतना कर लिया कि ये वहाँ नहीं जाएंगी, ऑनलाइन ट्रायल होगी, 30,000 में ये बैठ जाएंगी और जो भी सवाल जवाब करना है जज साहिबा को कर ले। तो हुआ क्या, अब कश्मीर का तो हाल देखते ही हैं आप, उनकी अदालतों का क्या हल होता है। तो 1-2 बार गई मैं वहाँ पे, ऑनलाइन उनका चालू ही नहीं होता था, हम हंसते खेलते बैठ जाते थे, वापस आ जाते थे, बट दे वर सीरियस इन ड्रैगिंग मी देयर। इट्स जस्ट दैट आई रिफ्यूज टू गो। मैं गई होती तो शायद मैं वापस नहीं लौटती, जिंदा वन पीस तो नहीं लौटती जी। लेकिन मधु जी, तो सुनिए ना जी, हाँ आगे कुछ कहना चाहते नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो एक राज्य सरकार का मामला नहीं, था, राज्य सरकार एक पत्रकार का मामला था, एक अखबार का मामला था। जी नहीं। यहाँ आप प्रधानमंत्री अरे मोदी सुन को तो लो, आगे पूरी सुन लो, आगे भी सुन लो। अब इससे पहले क्या हुआ था कि इससे पहले NDTV ने भी मेरे ऊपर मानहानि का मुकदमा डाला था। उनके पास तो आपको पता है बैटरी ऑफ लॉयर्स होते हैं, मैं अकेली आदमी सी, और मेरे पास तो कोई करोड़ों रुपया है नहीं। गुडविल से कोई फ्री मेरे लिए अपीयर हो जाए तो आई कैन नॉट मैनेज एनी बैटरी ऑफ लॉयर्स। तो मैंने ऐसे ही लाइट हार्टेडली एक ट्वीट लिख दिया था उन दिनों कि कोई समझा दे इन्हें, NDTV के मालिकों को, कि मेरे ऊपर जिसने भी केस किए हैं ना, वो बहुत जल्दी, जैसे 1980s के दशक में किसने किए थे मानहानि के, वो बेचारे दोनों के हार्ट अटैक हो गए, केस कहीं पहुंचा ही नहीं। उसके बाद भी 1-2 ऐसे हुए, तो मैंने कहा यह हाल होता है तो इन्हें समझा लो, ये ना करे। अच्छा, मैंने तो लाइट हार्टेड सा किया था। हुआ क्या, शुजात बुखारी को कुछ महीने बाद उन्हीं आतंकवादियों ने गोली से उड़ा दिया जिनकी वो पैरवी करते नहीं थकते थे। अब मैं चुप, और सारा मीडिया जो उनके चाहने वाले लेफ्टिस्ट पत्रकार पीछे पड़ गए। ये अरे मधु ने करवाया तो नहीं, सिर्फ ये कहा था पंगा मत लो, मैं सच बोलती हूँ, झूठ नहीं बोलती, इसलिए ईश्वर कुछ कर देता है कि आगे बात नहीं बढ़ती। और NDTV का भी हाल देखा, बिकी गई। उन्होंने अनकंडीशनली विड्रॉ किया था मेरे खिलाफ जो मानहानि का मुकदमा, 3-4 साल में लड़ी विद मिनिमल, लेस देन मिनिमल रिसोर्सेस। एविडेंस मेरा स्ट्रांग था। उन्होंने मानहानि का विड्रॉ किया, फिर उसकी कुछ देर बाद जाके, कई साल बाद जाके NDTV बिक गई उनके हाथ से। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.